वेलकम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन टेक 25। आज हम इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट अपनी स्टडी में पढ़ता है फर्स्ट ईयर में, चाहे वो किसी भी ब्रांच से ताल्लुक़ रखता हो, चाहे सिविल इंजीनियर हो, चाहे मैकेनिकल हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हो, चाहे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो। ये एक फाउंडेशन सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग के लिए। अब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है इलेक्ट्रिकल सर्किट। अब इलेक्ट्रिकल सर्किट जो है वो बनता कैसे है। अब किसी भी चीज़ को बनाने के लिए, जैसे हम एग्ज़ाम्पल लें तो घर की एग्ज़ाम्पल लें कि घर बनाते हैं, हमें उसके लिए ईंट चाहिए, सीमेंट चाहिए, उसके लिए हमें जो है सीमेंट चाहिए और कई चीज़ें चाहिए, तब जाकर वो कंप्लीट घर को बनाते हैं। इसी तरह जो इलेक्ट्रिकल सर्किट्स हैं वो दो तरह के कंपोनेंट से बनते हैं। एक जिसको हम बोलते हैं पैसिव एलिमेंट्स, दूसरा हम बोलते हैं एक्टिव एलिमेंट्स। अब यहाँ पे एलिमेंट्स वर्ड इसलिए यूज़ किया है क्योंकि कंपोनेंट से हम समझते हैं एक फिज़िकली एक चीज़ जो हमें दिखती है। एलिमेंट इसलिए यूज़ किया है जैसे हम वोल्टेज होती है तो हम उसको देख नहीं सकते, तो इसलिए हम ये वर्ड यूज़ करते हैं एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट्स। अब पैसिव एलिमेंट्स क्या हैं? पैसिव एलिमेंट्स अगर हम डेफिनेशन में देखें तो इट सेज डू नॉट रिक्वायर एनी एक्सटर्नल सोर्स फॉर देयर ऑपरेशन। मतलब उनको अपनी आउटपुट देने के लिए कोई भी पावर सोर्स नहीं चाहिए होता, एनर्जी सोर्स नहीं चाहिए होता है। एग्जांपल है रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर। इसी तरह जो एक्टिव एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं? वो हैं जिन्हें एक एक्सटर्नल सोर्स चाहिए होता है फॉर द ऑपरेशन। अब इसमें जो एग्ज़ाम्पल है वो है वोल्टेज एंड करंट सोर्स। अब वोल्टेज और करंट सोर्स बेसिकली क्या है? ये एक एनर्जी सोर्स हैं, इनको आउटपुट देनी है। अब आउटपुट देने के लिए इनको एनर्जी कहीं से लेनी पड़ती है। अब वो एनर्जी कहाँ से आती है? जैसे हम 230 वोल्ट जो हमारी यहाँ घर की सप्लाई होती है, ऑर्डिनरी सप्लाई है, हम उससे इसको लेते हैं और इसको आगे एक पर्टिकुलर वोल्टेज या करंट में कन्वर्ट करके आउटपुट लेते हैं। तो इस केस में हमें जो है एक एक्सटर्नल पावर सोर्स चाहिए होता है। अब हम डिस्कस कर रहे हैं फर्स्ट जो है एलिमेंट, जिस पैसिव एलिमेंट है जो है रजिस्टर। अब रजिस्टर क्या है? इट इज़ अ टू टर्मिनल पैसिव कंपोनेंट used for limiting the flow of electrical current in an electrical circuit। तो जैसे डेफिनेशन है इसमें क्या हमें पता लगता है कि जो रजिस्टर है वो क्या है। रजिस्टर एक टू टर्मिनल, उसके दो टर्मिनल हैं, पैसिव कंपोनेंट है जिसको हम यूज़ करते हैं किस लिए? करंट को लिमिट करने के लिए, करंट को कम कंट्रोल करने के लिए कि हमें कितना करंट चाहिए उसके अकॉर्डिंगली हम रजिस्टर की वैल्यू लगाते हैं। कैसे करता है ये? थ्रू द प्रोसेस ऑफ एग्जिबिटिंग रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू इट। तो ये अपने थ्रू जो इलेक्ट्रॉन्स इस फ्लो करने हैं। अब करंट कैसे फ्लो करेगा? करंट फ्लो करेगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब ये उन इलेक्ट्रॉन्स को रेजिस्टेंस देता है, उनको ऑब्स्टेकल देता है, तब ये उनको कम या ज़्यादा फ्लो होने देता है। तो इसलिए ये जो रजिस्टर है ये लिमिट करता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट। अब अगर हम सिंबल इसका देखें तो हमारे पास दो सिंबल हैं। देखिए जिगजैग की फॉर्म में है। एक में आप देखोगे कि एरो लगा हुआ है। जब एरो लगा है, एरो क्या सिग्निफाई करता है? इट सेज कि ये एक वेरिएबल रजिस्टर है, और एरो नहीं है तो ये एक फिक्स रजिस्टर है। अब फिक्स रजिस्टर जो है वो उसकी एक फिक्स वैल्यू होती है। कहने का मतलब कि आपने अगर 100 ओम्स का रजिस्टर बना दिया
तो उसकी वैल्यू 100 ओम्स ही रहेगी, आप उसको कहीं भी यूज़ करो। सिमिलरली जो वेरिएबल रजिस्टर है उसकी वैल्यू एक रेंज में होती है। जैसे हमने एक वेरिएबल रजिस्टर डिज़ाइन किया जिसकी वैल्यू 10 ओम से लेके 100 ओम्स तक है। अब हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली कितनी भी वैल्यू को चूज़ कर सकते हैं बिटवीन 10 एंड 100 ओम्स। अब जो फिक्स रजिस्टर हैं ये ज़्यादातर कार्बन कंपाउंड रजिस्टर होते हैं, यानी इसमें एक कार्बन का एक कंपाउंड यूज़ किया होता है फॉर द रेजिस्टेंस वैल्यू। जबकि वेरिएबल जो है रजिस्टर वो एक वायर बाउंड रजिस्टर होता है। अब रजिस्टर में क्या होती है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या है? दिस इज़ अ मेजर ऑफ ऑपोजिशन प्रोवाइडेड बाय अ मटेरियल टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट थ्रू इट। अब वो कितनी रेजिस्टेंस, कितना ऑपोजिशन दे रहा है उसको हम मेज़र करते हैं, उसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रिकली हम रेजिस्टेंस को ओम्स लॉ से डिफ़ाइन करते हैं, जो कहता है कि V इज़ इक्वल टू आई आर। मतलब जब हम एक V वोल्टेज को अप्लाई करते हैं और एक I करंट फ्लो करता है, तो जो दोनों की रेशो होगी वो हमें बताएगी कि रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है। अगर ये वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी तो I कम होगा, अगर इसकी वैल्यू बहुत रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत कम होगी तो I बहुत ज़्यादा होगा। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है कि वोल्टेज आप कांस्टेंट रखिए, रेजिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो करंट कम होगा और रेजिस्टेंस को कम करेंगे तो करंट जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। अब किसी भी कंपोनेंट की जो R है, रेजिस्टेंस है, उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? ये तो हो गया पहला फार्मूला है दैट सेज V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है। अब हम जब बना रहे हैं तब तो हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है कि हम उसकी वैल्यू को चेक कर सकें, तो हम उसको डिज़ाइन करने के लिए यूज़ करते हैं जो फार्मूला है जिसको बोलते हैं पॉयलेट्स लॉ। ये क्या है? दिस इज़ R क्या है? रेजिस्टेंस इज इक्वल टू, आप एक सिंबल देख रहे हैं जिसको हम बोलते हैं रो, मल्टीप्लाई बाय L डिवाइड बाय A। अब रो क्या है? रो इज़ द रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल। मतलब ये उसकी एक इंटरनल प्रॉपर्टी है कि वो उसकी कितनी रेजिस्टिविटी है। जनरली हम रेजिस्टिविटी को ओम्स पर मीटर कैलकुलेट करते हैं। इसकी एग्जांपल है, जैसे हम एक कॉपर वायर लेते हैं, एक हम एल्युमिनियम वायर लेते हैं, तो जो इन दोनों की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ में एल्युमिनियम वायर जो है वो ज़्यादा रेजिस्टेंस देती है, रेजिस्टिविटी है उसकी, एज़ कंपेयर टू द कॉपर वायर। नाउ अब ये कहाँ पे काम आता है, हमें ये देखना होगा। ये काम आता है जब हम एक रेजिस्टेंस को डिज़ाइन करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक मटेरियल हमने ले लिया जिसकी रेजिस्टिविटी 10 ओम्स पर मीटर की है और हमें एक रेजिस्टेंस चाहिए 10 ओम का, तो हम L और A को अगर 1 रखेंगे तो उसकी जो R की वैल्यू है वो 10 ओम आएगी। तो दिस इज़ हाउ द रेजिस्टेंस इज टेकन। अब जो यूनिट है रेजिस्टेंस का दैट इज़ कॉल्ड द ओम। इस बेसिकली एक ग्रीक लेटर है ओमेगा जिसको हम यूज़ करते हैं टू रिप्रेजेंट रेजिस्टेंस। अब ये एक VI कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब
वी आई करेक्टरिस्टिक्स में हम देखते हैं कि जैसे जैसे वोल्टेज, अगर राइट हैंड साइड पे देखो आप ग्रीन में, तो जैसे जैसे रेजिस्टेंस जैसे जैसे वोल्टेज इंक्रीज़ हो रही है एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे आई जो है वो भी इंक्रीज़ हो रहा है लीनियरली। तो रेजिस्टेंस जो है इसमें करंट लीनियरली राइज करता है। अब हमारे पास कुछ नॉन लीनियर रेजिस्टर्स भी आते हैं जिसमें करंट नॉन लीनियरली राइज करेगा विद द इंक्रीज इन वोल्टेज। वो हम एक सेपरेट उसमें डिस्कस करेंगे। अब इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके आगे जाकर काम आएगा, दैट इज़ वोल्टेज एंड करंट अक्रॉस रजिस्टर्स आर इन फेज और हैविंग 0 डिग्री लैग और लीड। जब हम इनका फेज़र डायग्राम बनाएंगे तो उसमें हम क्या देखेंगे कि करंट और वोल्टेज जो है वो एक ही फेज़ में ट्रैवल करते हैं। मींस इस एलिमेंट के आ जाने से ना करंट लीड करता है ना लैग करता है। ये हमें बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें याद रखना है। इसके बाद जो सेकंड कंपोनेंट है वो है कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या है? अगेन इट इज़ अ 2 टर्मिनल पैसिव कंपोनेंट यूज्ड टू स्टोर इलेक्ट्रिकल चार्ज अक्रॉस इट्स टर्मिनल। तो ये किस काम आता है? इलेक्ट्रिकल चार्ज को स्टोर करने के लिए। इसकी एक और प्रॉपर्टी है, वो क्या है? इट अपोजेस सर्टन चेंज इन द स्टोर्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी अक्रॉस इट्स टर्मिनल। जैसे हमारा एक कैपेसिटर है, हमने वो इसमें कोई भी चार्ज नहीं है, हम एक 5 वोल्ट की बैटरी उससे लगा देते हैं। तो जो कैपेसिटर है वो एकदम से चार्ज नहीं होगा, वो धीरे धीरे चार्ज होकर 5 वोल्ट पर जाएगा। तो दिस इज़ व्हाट वी से इन दिस वन कि वो एकदम से, वो जैसे ही हमने स्विच ऑन किया वो एकदम से अपने को सेम पोटेंशियल पे नहीं लेके जाने देता जो भी उसके क्रॉस अप्लाई किया है। इसमें भी हमारे पास जो कैपेसिटर हैं वो 2 तरह के हैं, एक फिक्स्ड एक वेरिएबल। अब फिक्स्ड जो है, जैसे हमारे पास रेजिस्टेंस में था कि इसकी वैल्यू फिक्स रहती है, इसकी वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते। एक दूसरा जो वेरिएबल है, ये एक रेंज होती है जिसमें हमारा ये वैल्यू को हम अपनी अकॉर्डिंगली यूज़ कर सकते हैं। जैसे एक 1 माइक्रोफैरेड टू 10 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर है, तो हम उसको अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आता है कि कैपेसिटेंस क्या है। इट इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज दैट कैन बी स्टोर्ड पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 टर्मिनल्स ऑफ द कैपेसिटर। तो उसकी कैपेसिटेंस कितनी है वो कैसे जज करते हैं? वो उसके कितना वो चार्ज को स्टोर कर सकता है जब हम एक पर्टिकुलर पोटेंशियल डिफरेंस उसके इसके अक्रॉस लगाते हैं। मींस इसको नीचे हम देख सकते हैं कि चार्ज स्टोर्ड इज इक्वल टू कैपेसिटेंस इनटू वोल्टेज, और C इज इक्वल टू Q अपॉन V। C क्या है? कैपेसिटेंस है। Q क्या है? चार्ज है, चार्ज स्टोर हुआ है। और V क्या है? वोल्टेज। तो चार्ज स्टोर्ड और वोल्टेज की रेशो को हम बोलते हैं कैपेसिटेंस, उसकी कैपेसिटी। अब जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि एक कैपेसिटर अपने क्रॉस वोल्टेज को सडनली चेंज नहीं होने देता। अब वो कैसे होगा? जब अब उसमें चार्ज होने के लिए जो करंट फ्लो करेगा वो कैसे फ्लो करेगा? वो होगा I इज इक्वल टू C इंटू डी वी अपॉन डी टी। जब तक देर विल बी अ चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम होगा,
तब तक करंट फ्लो करेगा जब दोनों कैपेसिटर और अप्लाइड वोल्टेज की वैल्यू सेम हो जाएगी, तो वो करंट जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। तो ये हमें ध्यान रखना है कि करंट कब तक फ्लो करेगा, जब तक एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ है बिटवीन द अप्लाइड वोल्टेज एंड द वोल्टेज और द चार्ज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। अब कैपेसिटेंस को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? कैपेसिटेंस को रिप्रेजेंट करते हैं बाय द यूनिट कॉल्ड फैरेड। आप देखोगे कैपेसिटर को, उस पे लिखा होता है माइक्रो फैरेड, पिको फैरेड, पीएफ। तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ कैपेसिटेंस। अब जब हम बात करते हैं वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो कैपेसिटर में बहुत इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है। क्या है कि जो करंट है वो लीड करता है वोल्टेज को बाय 90 डिग्री। ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद रखना है कि कैपेसिटर में जब हम फेज़र डायग्राम बनाते हैं, करंट लीड करता है वोल्टेज को बाय 90 डिग्री। मतलब करंट पहले राइज होना शुरू हो जाता है वोल्टेज के 0 पॉइंट से 90 डिग्री पहले 0 पॉइंट करंट का आ जाता है। तो ये जब हम आरसी एलसी सर्किट्स यूज़ करेंगे, ये चीज़ आपको वहाँ पे काम आएगी, वहाँ पे आपको इस चीज़ की इम्पोर्टेंस पता चलेगी कि ये प्रॉपर्टी कैसे काम करती है। द थर्ड एलिमेंट इज इट इज़ अ इंडक्टर। ये क्या है? अगेन अ टू टर्मिनल पैसिव कंपोनेंट। ये क्या करता है? यूज टू स्टोर मैग्नेटिक एनर्जी अक्रॉस इट्स टर्मिनल। तो ये जो है ये मैग्नेटिक एनर्जी को स्टोर करने के लिए काम आता है। कैपेसिटर किस काम आता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को। अब सेकंड की पॉइंट क्या है कि इट अपोजेस एनी सडन चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड अक्रॉस इट्स टर्मिनल्स। तो ये मैग्नेटिक फील्ड को चेंज एकदम से होने नहीं देता, उसको अपोज करता है। कैपेसिटर के केस में क्या था? वो इलेक्ट्रिकल फील्ड को नहीं चेंज होने देता, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल को नहीं चेंज होने देता। अब सिंबल अगेन एक पॉइंट डॉट है, वो वेरिएबल वैल्यू है, और एक फिक्स्ड वैल्यू है। जैसे कि बाकी कंपोनेंट्स में क्या है? फिक्स्ड वैल्यू तो वो फिक्स रहती है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते, एक बार हमने उसको मैन्युफैक्चर कर दिया। दूसरा वेरिएबल में क्या है? हमें एक रेंज मिलती है कि फ्रॉम दिस पर्टिकुलर वैल्यू टू दैट पर्टिकुलर वैल्यू। तो दिस इज़ योर वेरिएबल इंडक्टर। अब आते हैं हम कि इंडक्टेंस क्या है। इंडक्टेंस क्या है कि इट इज़ डिफाइंड एज अ कैपेसिटी ऑफ अ कॉइल टू इंड्यूस मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट करंट अप्लाइड अक्रॉस इट। अब जब हम उसको करंट अप्लाइड करते हैं तो उस आपने पढ़ा होगा कि मैग्नेटिक फील्ड्स बनती है। अब ये उसकी कितनी मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, दिस इज़ व्हाट वी कॉल द इंडक्टेंस। अब L को मैथमेटिकली हम रिप्रेजेंट करते हैं N phi बाई I। अब N क्या है? N है नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल। जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगी उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगी। phi इज़ द मैग्नेटिक फ्लक्स एक टर्न की, और I इज़ द करंट। सो कॉइल में जितनी ज़्यादा टर्न्स होंगी उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगी। अब इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं हेनरी से। इसका सिंबल है हेनरी। तो रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए ओम,
कैपेसिटेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए फैरेड और इंडक्टेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए हेनरी। तो ये 3 एलिमेंट हो गए हमारे पैसिव एलिमेंट्स। अब जब हम वीआई कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं इंडक्टर की, इसमें क्या है, इसमें वोल्टेज लीड करती है करंट को बाय 90 डिग्री। मतलब वोल्टेज पहले ज़ीरो लाइन को क्रॉस करती है, करंट उसके 90 डिग्री बाद ज़ीरो लाइन को क्रॉस करता है। मींस यहाँ पे वोल्टेज लीड कर रही है करंट को, कैपेसिटर में करंट लीड कर रहा था वोल्टेज को, और रेजिस्टेंस में दोनों सेम फेज में थे। ये बहुत की पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है। जब हम इसकी एप्लीकेशंस करेंगे उस तब जब आरसी सर्किट बनाएंगे, आरएल सर्किट बनाएंगे, आरएलसी सर्किट बनाएंगे या एलसी सर्किट बनाएंगे। अब फर्दर है एक्टिव एलिमेंट्स। अब जैसे में हमने डिस्कस किया, वी हैव 2 एक्टिव एलिमेंट्स, वन इज वोल्टेज सोर्स, सेकेंड इज द करंट सोर्स। अब वोल्टेज सोर्स क्या है? Voltage source is an active element that is responsible for maintaining a constant potential difference between two terminals of electrical circuit, and it provides electrical potential energy to the circuit that is required to pass electrical current through the circuit. तो ये क्या है? ये एक वोल्टेज सोर्स है। अब वोल्टेज सोर्स को हम जनरली क्या कहते हैं? आप एक बैटरी लेते हैं, सेल लेते हैं, ठीक है, जैसे आप एक वॉल क्लॉक में डालते हैं, तो अब वो क्या है? बेसिकली वो एक वोल्टेज सोर्स है। वो एक फिक्स्ड वोल्टेज देता है टू द सर्किट। अब यहाँ पे वोल्टेज सोर्स को हम जैसे क्या कहते हैं कि वो एक कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करके रखता है। जैसे हमने उसको 5 वोल्ट के लिए डिज़ाइन किया, क्योंकि वोल्टेज सोर्स है तो हम उसको वोल्टेज में रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमने उसको 5 वोल्ट के लिए डिज़ाइन किया, तो वो सर्किट को 5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस बना के देता है और एनर्जी सप्लाई करता है थ्रू आउट इट्स ऑपरेशन। तो जो इसका सिंबल है वो हम रिप्रेजेंट करते हैं, एक राउंड, दो लाइंस, एक दोनों पे हम टर्मिनल को रिप्रेजेंट करते हैं कि कौन सा पॉजिटिव टर्मिनल है, कौन सा नेगेटिव टर्मिनल है। दिस इज़ हाउ वी रिप्रेजेंट वोल्टेज सोर्स। तो ये एक एनर्जी सोर्स है जो रिस्पॉन्सिबल होता है एक कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस रखने के लिए। अब इसमें 2 तरह के हमारे पास वोल्टेज सोर्सेज होते हैं। एक हम बोलते हैं डायरेक्ट वोल्टेज सोर्स, एक होता है अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स। इसमें सिंपल है, डायरेक्ट वोल्टेज सोर्स क्या है? जहाँ पे हम डीसी आउटपुट लेते हैं, डायरेक्ट करंट की आउटपुट लेते हैं, उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट वोल्टेज सोर्स। और जहाँ पे हम अल्टरनेटिंग वोल्टेज लेते हैं, जैसे हम एसी सोर्स होता है, एसी सप्लाई लेते हैं, तो वहाँ पे हम इसको बोलते हैं अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स। दूसरा आता है करंट सोर्स। अब करंट सोर्स क्या है? इट इज़ अ करंट सोर्स इज़ एन एक्टिव एलिमेंट of electrical circuit responsible for maintaining a constant value of current irrespective of any change in the voltage across it. अब ये जो है करंट सोर्स क्या है? करंट सोर्स है कि एक कांस्टेंट वैल्यू ऑफ करंट देता है। जैसे हमने एक 5 एम्पियर की सप्लाई देनी है इररिस्पेक्टिव ऑफ द वोल्टेज, तो हमें उसको जो वो सोर्स होगा वो उसको हम बोलेंगे करंट सोर्स। वोल्टेज सोर्स में वो एक कांस्टेंट वोल्टेज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, करंट सोर्स में वो एक कांस्टेंट करंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसमें जो सिंबॉलिकली हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, अगेन एक राउंड जो है ओवल, और अब इसमें जो एरो है, एरो रिप्रेजेंट करता है कि डायरेक्शन ऑफ करंट, कि करंट किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है।
जैसे वोल्टेज सोर्स में हमने क्या किया था, हमने प्लस और माइनस लगाया था कि कौन सा पॉजिटिव टर्मिनल है, कौन सा नेगेटिव टर्मिनल है। तो इस केस में हमने डायरेक्शन मेंशन की है। अब जो डायरेक्ट करंट सोर्स है, अब सिमिलरली जैसे हमने डायरेक्ट वोल्टेज सोर्स की बात की, एक कांस्टेंट करंट जो है फ्लो करता है, कांस्टेंट करंट जैसे 5 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, तो डायरेक्ट करंट हम उसको बोलते हैं डायरेक्ट करंट सोर्स। अल्टरनेटिंग करंट सोर्स में क्या है कि -5 से +5, तो ये एक वैल्यू है जिसके बीच में वो करंट को सप्लाई करता है, तो उसको हम बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट सोर्स। अब बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है कि बोथ वोल्टेज एंड करंट सोर्सेज आर एनालॉगस टू ईच अदर। इसका मतलब क्या है, ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आपको पता है कि करंट सोर्स के बिना वोल्टेज सोर्स नहीं बन सकता। अगर वोल्टेज है तो करंट हमें मिलेगा, और अगर करंट है तो हम उसको एक रजिस्टर के थ्रू देखेंगे तो हम उसको एक पोटेंशियल डिफरेंस ले लेंगे। तो दोनों ही आपस में एनालॉगस हैं। डिपेंड करता है एप्लीकेशन पे कि हमें एक कांस्टेंट वोल्टेज चाहिए या एक कांस्टेंट करंट चाहिए। डिपेंडिंग अपॉन दैट वी यूज़ ईदर द voltage source or the current source. So for this much, this is the end of the video we have. So I would like to ask, or I would like to invite the questions from this. If you have any queries, please give it in the comment section. हम नई वीडियो के साथ फिर होंगे, इसके फर्दर टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।